नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि संज्ञा के विषय में जो छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें आपको बताई वो आपको समझ में भी आई होंगी और आप उन्हें याद भी रखेंगे और याद रखना भी चाहिए। आखिर हमारा लक्ष्य है ना, बड़े से एग्ज़ाम को क्लियर करके एक अच्छी जॉब को प्राप्त करना और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, अपग्रेड रहना, है ना। और आज मैं रेणु जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ नॉकआउट एजुकेशन के मंच पर। हम आज करेंगे संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा के विकारक तत्व, मैंने आपको संज्ञा के बारे में बताया था। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम, अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की एक नाम के द्वारा पहचान होना। हमने ये जाना, संज्ञा के भेदों के बारे में जाना। संज्ञा के कितने प्रकार के भेद हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन से? व्यक्ति, प्राणीवाद, गणनीय और अगणनीय। अर्थ के आधार पर 5: व्यक्ति, जाति, भाव, द्रव्य, समूह, है ना। समूह और द्रव्य को नवीन व्याकरण के हिसाब से जातिवाचक के ही 2 हिस्से बताया गया है। फिर हमने जाना कि किस प्रकार हम भाववाचक संज्ञाओं को बना सकते हैं, है ना। और किस प्रकार व्यक्तिवाचक शब्द जो हैं वो जातिवाचक के लिए प्रयोग होते हैं, या कुछ शब्द ऐसे हैं जो जातिवाचक हैं परंतु उन्हें हम व्यक्तिवाचक शब्दों में गिनते हैं। ये छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें पढ़ना, जानना, सीखना है। तो क्या आपने चेक किया हर एक संज्ञा की वीडियो को और जाना कि क्या ये सब छोटी छोटी बातें आपको पहले कभी बताई गई हैं, अपने ध्यान रखी? क्योंकि ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे रेणु जैन के साथ नॉकआउट एजुकेशन मंच पर। तो तब तक के लिए आप मेरे सारे वीडियोस चेक कीजिए, हिंदी भाषा के अस्तित्व से लेकर संज्ञा तक, और हर एक वीडियो को पढ़िए, जानिए, समझिए और कोशिश कीजिए क्या ये सब सही है, क्या आपने इनको पहले जाना है, क्या आपने पहले पढ़ा है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं थे, या आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स और भी हैं जो निकल सकते हैं। चलिए अब हम आज पढ़ते हैं संज्ञा के विकारक तत्व। देखो, मैंने संज्ञा बताया, संज्ञा का नाम बताया, तो हमें पता है हर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का एक नाम होता है। उस नाम के द्वारा हम उसे पहचानते हैं। विकारक तत्व क्या होते हैं? मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताए हुए हैं। वे जो कर्ता, कारक, काल, लिंग, वचन के हिसाब से बदल जाते हैं, और अविकारक जो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सामान्यतः जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें या चीज़ें या टॉपिक्स या पॉइंट्स जो भी हैं वो आपको समझ में आते हैं या नहीं। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा नहीं, रिक्वेस्ट है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज लिंग की, जिसको इंग्लिश में हम जानते हैं जेंडर के नाम से। संज्ञा के विकारक तत्व 2 हैं, एक है लिंग, दूसरा है वचन। आज हम संज्ञा के पहले विकारक तत्व के बारे में जानेंगे, लिंग के बारे में। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह या पहचान का साधन। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? चिन्ह या पहचान का साधन। लेकिन हिंदी व्याकरण में इसे पुरुष या स्त्री जाति के बोधक के रूप में स्वीकार किया गया है। इसीलिए हिंदी में लिंग के भेद कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, है ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आवश्यक भी है जानने के लिए, और आवश्यक होना भी चाहिए, है ना। हिंदी में लिंग के कितने भेद हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग जो शब्द है वो स्त्री या लड़की, स्त्री को हम औरत भी कहते हैं, के लिए प्रयोग होता है। पुल्लिंग जो शब्द है वो पुरुष और लड़का, इनके लिए प्रयोग होता है। ठीक है ना, समझ में आए? तो आम भाषा में हम ये कहते हैं कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि यह पुरुष जाति का है और यह स्त्री जाति का है, उसे हम क्या कहते हैं? हिंदी व्याकरण में लिंग कहते हैं। ये तो होगी हमारी व्याकरणिक भाषा। हमने हिंदी के
लिंग के दो भेद भी जान लिए, हमने ये भी जान लिया स्त्रीलिंग किसके लिए प्रयोग होता है, पुल्लिंग किसके लिए प्रयोग होता है। स्त्री का अर्थ औरत भी है, ठीक है, और पुरुष का अर्थ आदमी भी है, ठीक है। मैंने आपको दोनों पर्यायवाची शब्द भी बता दिए, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का और पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध होता है। लेकिन हमने एक उदाहरण भी तो कर लेते हैं ना। ये रहा पुल्लिंग और ये रहा स्त्रीलिंग। शेर क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है। शेरनी क्या है, स्त्रीलिंग है, औरत जाति की है, महिला जाति की है, ठीक है। चूहा है पुल्लिंग और चूहिया क्या है, स्त्रीलिंग है। समझ रहे हो, समझना भी चाहिए, ठीक है। लड़का किसको बोध कराता है, पुरुष जाति का। लड़की किसका बोध कराती है, स्त्री जाति का, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। बकरा पुरुष जाति का बोध कराता है, बकरी स्त्री जाति का बोध कराती है। और इन्हीं शब्दों को जो कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, हम इन्हें वाक्य में भी प्रयोग ला सकते हैं। जैसे यहीं से ले लेते हैं, शेर जंगल का राजा है। शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। अब जब हम इनका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो करता है, रहा है आदि शब्दों का प्रयोग होगा। और जब इधर करते हैं तो करती है, कर रही है, इन सब के लिए प्रयोग होगा। ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको बता दी। इसी के साथ ना संज्ञा के दो वर्ग भी बनाए गए हैं। संज्ञा के क्या बनाए गए हैं, संज्ञा के दो वर्ग भी बनाए हैं। कौन कौन से, एक तो है प्राणीवाचक और दूसरा है अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक जो सजीव हैं, अर्थात जिनमें प्राण है, अर्थात जिनमें जान है, अर्थात चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अप्राणीवाचक जो निर्जीव हैं, अर्थात जिनमें प्राण नहीं है, अर्थात जो स्थिर हैं, अर्थात चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते या अपने भावों को प्रदर्शित नहीं कर सकते। ये हुआ प्राणीवाचक और ये हुआ अप्राणीवाचक। मेरे हिसाब से आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि लिंग क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन। व्याकरण में लिंग को बोधक के रूप में रखा गया है, किसका, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों के रूप में। फिर हमने संज्ञा के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ उदाहरण किए। अब मैं आपको ये बता रही हूँ, इसी के साथ संज्ञा को दो वर्ग में भी बांटा है, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक क्या होते हैं, मैंने ये बताया। प्राणीवाचक का अर्थ जिनमें जान हो, प्राण हो, चल फिर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, भाव दिखा सकते हो। अप्राणीवाचक जो निर्जीव हैं, स्थिर हैं, प्राण नहीं है या अपने भावों को प्रदर्शित नहीं कर सकते या चल फिर नहीं सकते। समझ में आई, कोशिश है, समझ में आया होगा आपको और समझना भी चाहिए। इतना मेरे को लगता है मैं मिटा देती हूँ। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि हम ना रेस के घोड़े हो गए, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, शरीर के लिए भागना दौड़ना जितना जरूरी है, काम करना जितना जरूरी है, उसको एक अंतरिम मौके पर आकर थोड़ा आराम देना भी जरूरी है। आराम के फायदे कई सारे हैं, बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी, लेकिन शॉर्ट्स में। यस, शॉर्ट्स के साथ कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कई बार वीडियो में रह जाते हैं या लेक्चर इस तरह कदर चल रहा होता है, समझ में नहीं आते, मैं शॉर्ट्स में बता दूंगी, ठीक है। प्राणीवाचक को हम
प्राणीवाचक। तो जो प्राणीवाचक है उस प्राणीवाचक को भी हम दो प्रकार में लेते हैं, है ना। अब दो प्रकार कौन से हैं, कोई बता सकता है मुझे? देखो, एक तो वे जो पुरुष और स्त्री जाति का बोध तो कराते हैं, लेकिन किस रूप में? जिनका शरीर हो, शारीरिक रूप में। और एक वो ऐसे शब्द जो हमेशा ही नित्य रहते हैं, अर्थात मतलब ऐसे शब्द जो स्त्री और पुल्लिंग तो होते हैं पर हमेशा सेम ही रहते हैं, एक जैसे ही रहते हैं, उनका प्रयोग नित्य के रूप में किया जाता है, यानी कि हमेशा। नित्य का मतलब हुआ रोज, हमेशा जो प्रक्रिया चलती है वैसे ही रहते हैं, उनको हम नित्य पुल्लिंग या करवाते पुरुष और स्त्री जाति का बोध ही है, पर उनके आगे लग जाता है नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग, अर्थात ये हमेशा के लिए पुल्लिंग है और ये हमेशा के लिए स्त्रीलिंग है। तो प्राणीवाचक शब्दों में जो कि दो प्रकार के हैं, उनमें कौन से शब्द नित्य पुल्लिंग है और नित्य स्त्रीलिंग है? नित्य पुल्लिंग का मतलब जो हमेशा पुरुषवाचक में, अर्थात पुरुष जाति का ही बोध कराएंगे और वो हमेशा एज इट इज वैसे ही उनके लिए प्रयोग होंगे। और स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का तो बोध कराएंगे पर हमेशा उनका स्त्री जाति का रूप ही रहेगा। नित्य पुल्लिंग में कौन आता है? मच्छर, भेड़िया, चीता, खरगोश, गेंडा, कछुआ, बिच्छू, है ना, ये सब। अब जो भेड़िया है, इसका अगर हमें कहना हो कि लिंग बनाना है तो हम क्या लिखते हैं? नर भेड़िया, मादा भेड़िया, क्योंकि भेड़िया तो भेड़िया है, अब उसकी जाति स्त्री और पुल्लिंग दोनों होती है, तो इसको हम नित्य पुल्लिंग में ही गिनेंगे, ठीक है। अब नित्य स्त्रीलिंग में कौन आता है? जो हमेशा स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं उनका पुल्लिंग नहीं बनाएंगे, कभी पुल्लिंग नहीं होगा। कौन? मक्खी, मच्छर, मक्खी, मछली, जूं, गिलहरी, तितली। अब गिलहरी का पुरुषवाचक या पुल्लिंग गिलहरा तो हम कर नहीं सकते, हाँ बहुवचन बन सकता है, गिलहरी, गिलहरियां, तितली, तितलियां, ठीक है ना। चील, मैना। अब चील का अगर हमें लिंग बदलना होगा तो नर चील, मादा चील। पर इनको हम नित्य पुल्लिंग में क्यों डालते हैं? क्योंकि ये सदा पुल्लिंग में ही गिनते हैं, और ये नित्य स्त्रीलिंग ये हमेशा इनमें पुरुष जाति होती है, लेकिन इनके नाम से ही इनको हमेशा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में गिना जाता है, इसलिए प्राणीवाचक होते हुए भी ये नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। अब मैंने बताया ना आपको कि इनमें नर और मादा दोनों ही प्रजातियां होती हैं, पर इनके नाम के आधार पर इनकी विशेषता क्या है? इनको हम हमेशा नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग में ही गिनते हैं। और कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द, इनका प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों करते हैं। कैसे? मैनेजर। आजकल थोड़ा टाइम बदल गया है ना। अब मैनेजर ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में भी प्रयोग होता है। ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है कि किसी भी जगह की मैनेजर कौन है, कोई पुरुष है, कोई स्त्री है। अगर पुरुष है तो मैनेजर आज मिलने आ रहे हैं, मैंने कहा ना, रहा है, रहे हैं, रही है, ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। इसी तरह ये पुरुष और स्त्री जाति की भी। और अगर वहां कोई महिला मैनेजर है तो मैनेजर हमसे मिलने आ रही है। ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही करते हैं, ठीक है। डॉक्टर, अब अगर पुरुष है तो डॉक्टर साहब हो जाएगा, महिला है तो डॉक्टर साहिबा हो जाएगा, है ना। अब डॉक्टर तो डॉक्टर है, क्या महिला और क्या पुरुष। हाँ, उनका जो भेद है लिंग का वो उन्हीं के नाम के हिसाब से ही देखा गया। सामने कौन बैठा है? डॉक्टर है तो साहब, और डॉक्टर महिला है तो साहिबा, ठीक है। प्रधानमंत्री, अब महिला प्रधानमंत्री हो तो वो भी प्रधानमंत्री रहेंगी,
पुरुष प्रधानमंत्री है तो वो भी प्रधानमंत्री रहेगा। हमें तो ये उनकी जो पिक्चर हमारे सामने आएगी कि महिला है या पुरुष है, हम उसके हिसाब से ही कहेंगे। हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, है ना। मैंने पास्ट और प्रेजेंट, भूत और वर्तमान दोनों की बात की है। भूत का मतलब भूत प्रेत नहीं, भूतकाल, ठीक है, पास्ट। अब प्रधानमंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, मैंने 3 शब्द ऐसे बताए हैं जो पुल्लिंग के लिए भी गिने जाते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी गिने जाते हैं। तो अब हमें जानना है कि हमने जाना कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो नित्य पुल्लिंग है, नित्य स्त्रीलिंग है। हालांकि उनमें लिंग भेद होता है, लेकिन फिर भी हम उनके नामों के आधार पर हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही गिनते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में मछली, अब मछली जो है, मक्खी जो है, जूं जो है ना, इनमें नर और मादा दोनों ही होते हैं, पर इनके नाम के आधार पर हम इन्हें नित्य स्त्रीलिंग और नित्य पुल्लिंग कहते हैं। अब मैंने 3 से 4 शब्द कुछ ऐसे बताए, मैनेजर, डॉक्टर, प्रधानमंत्री, जिनको हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए काम करते हैं। हाँ, मैनेजर के साथ अगर हम चाहें पुरुष है तो मैनेजर महोदय लगा सकते हैं, महिला है तो महोदया। हम हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हैं ना, जरूरी काम के लिए चिट्ठी देते हैं, फीस माफी के लिए चिट्ठी देते हैं, तो हमें पता होता है हमारे स्कूल के प्रिंसिपल महिला है कि पुरुष है, उसी आधार पर हम श्रीमान, श्रीमती, महोदय, महोदया इस तरह लिखते हैं। आपसे विनती है कि, आपसे नम्र निवेदन है कि, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी तक हम बात कर रहे थे प्राणीवाचक शब्दों की। किसकी बात कर रहे थे? प्राणीवाचक शब्दों की। अब हम बात करेंगे अप्राणीवाचक शब्दों की। थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया प्राणीवाचक शब्द क्या होते हैं, जिनमें जान है, जो सजीव है ना, जो क्या है, सजीव हैं, चल फिर सकते हैं, किसी न किसी रूप में भाव प्रदर्शित करते हैं। और अप्राणीवाचक, जिनमें जान नहीं है, निर्जीव हैं, स्थिर रहते हैं, उनको जहां रख दिया वो वहीं रहेंगे। अब ये पेन है, उस पेन को मैं अपने हिसाब से चला रही हूँ ना। अगर मैं इसको यूं बंद करूं और मैं अपने लेक्चर स्टैंड पे रख देती हूँ ऐसे, अब मेरे हाथ खाली हैं, अब वो पेन खुद तो चल के मेरे पास आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। इसी प्रकार कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें जान नहीं होती। रजाई हम ओढ़ते हैं, अब रजाई को खुद से लेके ओढ़ते हैं, अब रजाई खुद तो उड़ के आती नहीं और हम पर गिर नहीं जाती, तो उनमें प्राण नहीं है। अब हम बात करेंगे अप्राणीवाचक शब्दों से लिंग का निर्णय। वैसे तो इससे कोई प्रमाणिक आधार नहीं मिलता, अप्रमाणिक या प्रमाणिक आधार नहीं मिलता कि इनका लिंग बदलो कैसे होगा या नहीं। उदाहरण के लिए खिड़की है, ये जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, हमने लिखा खिड़की छोटी है। खिड़की क्या है? छोटी है ना। अब इसका बहुवचन तो खिड़कियां बन जाएगा, पर लिंग चेंज नहीं होगा। अब खिड़की को हम स्त्रीलिंग ही कहेंगे इसके नाम के आधार पर, लेकिन है ये निर्जीव। खिड़की छोटी है, कुर्ता फट गया है, ये सारे क्या हैं? अप्राणीवाचक में आएंगे और इनका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। लिंग भेद में इनका कोई वो नहीं आता। थोड़ी चाय लाओ, कितनी चाय लाओ? थोड़ी चाय लाओ, ये विशेषण का एक भेद बनेगा यहाँ। थोड़ी, कम मात्रा का प्रयोग, ध्यान है ना, परिमाणवाचक, ठीक है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम अप्राणीवाचक शब्दों में गिन सकते हैं। कुछ ऐसे शब्द, मैंने क्या कहा, अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग बहुत कम बदलता है, या यूं कहूं कि रेयर चांस है। और अप्राणीवाचक शब्दों में मैंने बताया ना, रजाई, चूड़ी, पेन, कुर्ता, साड़ी, कपड़े, कुछ भी आ सकता है, ज्वेलरी, जिनका प्रयोग हम अपने हाथों से करते हैं, वो खुद चलकर या यूज नहीं किए जा सकते या प्रयोग नहीं किए जा सकते। और इनका कोई प्रमाणिक आधार भी नहीं है कि ये लिंग बदलों में प्रयोग तो होते हैं, परंतु इनका बदलाव है या ये किसी जाति का बोध कराते हैं, नहीं। हाँ, कुछ ऐसे शब्द जरूर हैं जो अप्राणीवाचक शब्दों में गिने जाते हैं और हम उन्हें वाक्य में प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द हम गिनेंगे। हम ऐसे शब्दों को जानेंगे जिनमें जान नहीं है, प्राणीवाचक नहीं है, वो अप्राणीवाचक हैं,
लेकिन हम उनको कौन से में गिनेंगे? पुल्लिंग शब्दों में गिनेंगे। जैसे देश के नाम, देश के नाम क्या हैं? हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। चीन, रूस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल आदि आदि। वृक्षों के नाम जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही गिने जाएंगे। किसमें? पुल्लिंग में। अशोक का पेड़, चीड़, देवदार, आम का पेड़, नीम का पेड़ आदि आदि। फलों के नाम हैं वो क्या है? हमेशा पुल्लिंग में गिने जाएंगे। जैसे आम, अमरूद, सेब, केला, पपीता आदि आदि। इसके बाद हाँ, फलों में भी कुछ अपवाद हैं। जैसे लीची, नाशपाती, सीताफल, ये स्त्रीलिंग में गिने जा सकते हैं अपने नाम के आधार पर। इनके अलावा बाकी जो भी फ्रूट्स हैं या फल हैं वो हमेशा किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। इसके बाद पर्वतों के नाम, हिमालय, एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारे क्या हैं? हमेशा पुल्लिंग में ही गिने जाएंगे। कैलाश पर्वत आदि। इसके बाद मैं लिखूं या सिर्फ बोल दूं? मेरे हिसाब से बोल दूं तो अच्छा रहेगा। अनाजों के नाम, गेहूं, चना, बाजरा, दाल आदि। धातुओं के नाम, सोना, चांदी, ये सब। पीतल, तांबा। महीनों के नाम, जो 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह वगैरह। ये सारे किस में काउंट होंगे? अप्राणीवाचक पुल्लिंग शब्द में। अर्थात इनका शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहेगा। ये पुरुष जाति का ही बोध कराएंगे। इनका निर्णय नहीं कर सकते हम, या इनको लिंग, इनका चेंज हम नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। समुद्र के नाम, शरीर के अंगों के नाम। शरीर के अंगों में जीभ, गर्दन, नाक, आंख, जांघ और उंगली, ये सारे स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। ठीक है। वर्ण, क ख ग घ ड़ वगैरह वगैरह सारे पुल्लिंग हैं। वर्णमाला के जो वर्ण हैं, आव, त्व, पा, नो, ये सारे क्या हैं? पुल्लिंग हैं। इनके नोट्स मैं आपको डाल दूंगी, तो आपको क्या है, थोड़ा समझने में ना आसानी रहेगी कि जो हमने पढ़ा है वो थोड़ा लिमिट में भी चले और थोड़ा खोपड़ी में भी घुस जाए। अकारांत शब्द जैसे मन, मधु, फल, गृह आदि, है ना। त्र से बने शब्द, चित्र, मित्र आदि। अब कुछ ऐसे शब्द जो अप्राणीवाचक हैं पर हमेशा स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। मतलब लिंग इनका भी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा स्त्रीलिंग ही रहेंगे। इनका लिंग चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अप्राणीवाचक शब्द जो हमेशा किस में गिने जाएंगे? स्त्रीलिंग में। सबसे पहले आता है नदियों का नाम। गंगा, जमुना, सरस्वती, इनमें एक ही नदी है जो पुल्लिंग में गिनी जाती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है। सिंधु और सतलुज वैसे कहते हैं कि स्त्रीलिंग है, लेकिन इसको पुल्लिंग में भी गिना जाता है। इसके बाद कुछ खाद्य पदार्थ हैं जैसे घी, कचौड़ी, खीर, दाल, ये सारी स्त्रीलिंग शब्दों में। किराने की वस्तु हैं, इलायची, दाल, लौंग, मिर्च, मिश्री, ये सारी क्या है? स्त्रीलिंग में गिनी जाती हैं। वस्त्रों के नाम है साड़ी, टोपी, पेटीकोट, पतलून, पगड़ी, ये सारे स्त्रीलिंग शब्दों में गिनते हैं। आभूषणों के नाम, चूड़ी, पायल, कंगन, क्या बोलते हैं इनको, इयररिंग्स, ये सारे किस में गिने जाएंगे? स्त्रीलिंग। गले का हार आदि। अकारांत, इकारांत और उकारांत, इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि अकारांत क्या होते हैं। अकारांत, इकारांत और उकारांत, ये क्या होते हैं? हम इनके बारे में भी बात करेंगे, इस विषय पर भी बात करेंगे, आप चिंता मत करो। ये ऐसे शब्द हैं जैसे जो अकारांत है, अर्थात प्रार्थना, दया, ममता, हवा आदि। इकारांत जैसे नदी, चिट्ठी, पत्ती आदि। उकारांत ऋतु, मितु आदि। तकारांत, तकारांत, सकारांत, शंकारांत, ये सारे शब्द भी किस में हैं? नित्य स्त्रीलिंग में ही गिने जाएंगे। ख, आई, वट, ये शब्दांश है, हट, नाते से समाप्त होने वाले शब्द भी हमेशा स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। इन सारे शब्दों की सूची
और इनके जो नोट्स हैं मैं आपको लिंक के में डाल दूंगी, आप अवश्य चेक कर लें। तो आज हमने जाना संज्ञा क्या है, उसके विकारक तत्व लिंग, उसका अर्थ, चिन्ह या पहचान का साधन, व्याकरण में लिंग का क्या लेते हैं, किस बोधक के रूप में, स्त्री या पुरुष जाति के, उसके दो भेद हैं, कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है। हमने उदाहरण किए, शेर शेरनी, राजा रानी, लड़का लड़की, माता पिता, भाई बहन, ये सारे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के उदाहरण हैं। हम इन्हीं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग वाक्य में भी कर सकते हैं। वाक्य में आ रहा है, कर रहा है, आ रही है, कर रही है, चल रहा है, चल रही है, खाएगा, खाएगी आदि जो शब्द हैं जो क्रिया के रूप में आते हैं, इनसे हम निर्धारित कर सकते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। इसके बाद में मैंने आपसे बात किया कि संज्ञा को हमने दो वर्गों में बांटा, कौन कौन से, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक को हमने भी दो वर्गों में बांटा, एक तो जो शारीरिक रूप से स्त्री या पुरुष का बोध कराते हैं, शारीरिक मतलब जिसकी दो आंख नाक कान हो, उसमें पशु पक्षी और इंसान तीनों आते हैं। प्रकृति की हर वो चीज जो चल फिर सकती है, बोल सकती है, किसी न किसी तरीके से अपने भाव प्रकट कर सकती है, वो शारीरिक लिंग में आती है। ठीक है। नित्य पुल्लिंग या नित्य स्त्रीलिंग, इनमें वे शब्द या वे वस्तुएं या वे चीजें आती हैं जिनको हम हमेशा पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में ही गिनते हैं। जैसे भेड़िया पुल्लिंग में, हाँ अगर इसका लिंग बदलना हो तो हमें भेड़िया को क्या बताना होगा, नर भेड़िया मादा भेड़िया, नर मच्छर मादा मच्छर। ठीक है ना। अब हमें थोड़ी ना पता है कि मच्छर का भेद कौन सा है, हम थोड़ी ना जानेंगे। तो जब लिंग में अगर आपको लिख दिया जाए कि नर भेड़िया का लिंग बताओ, तो क्या लिखेंगे आप, मादा। ऐसे नित्य पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों को विभाजित करने के लिए नर और मादा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जाना जो हमेशा नित्य स्त्रीलिंगी रहते हैं। नित्य का मतलब हमेशा, मैंने नित्य शब्द का अर्थ भी आपको बताया है। कुछ शब्द हैं अकारांत, उकारांत, इकारांत, इनके बारे में हम चर्चा अवश्य करेंगे। और फिर हमने जाना कि कुछ ऐसे शब्द जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही गिने जाते हैं, जैसे डॉक्टर, महोदय, महोदया, डॉक्टर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, पुलिस इंस्पेक्टर, है ना। अब पुलिस इंस्पेक्टर तो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। अगर वो लेडीज है तो पुलिस इंस्पेक्टर साहिबा, अगर वो जेंट्स हैं तो पुलिस इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर साहब या इंस्पेक्टर साहिबा। ठीक है, समझ रहे हो ना। बाकी मैंने आपको बताया क्रियात्मक रूप में वो किस तरीके से आएंगे। उसके बाद मैंने कुछ बताए कि आपको नोट्स में डाल दूंगी। फिर हमने बात की अप्राणीवाचक। मैंने बताया अप्राणीवाचक शब्दों में ऐसे शब्द हम प्रयोग करते हैं जो किसी भी तरीके से हमें किसी सजीव वस्तु का प्रतीक लेकर आते। सजीव वस्तु अर्थात जो चल फिर सकती है, बोल सकती है, उसका बोध नहीं कराते। अभी मैंने उदाहरण के लिए बताया, मेरा ये मार्कर, मेरा ये पेन, इसको मैं ही चला रही हूँ, मेरे हाथ से ही प्रयोग कर रही हूँ, खुद से नहीं चल रहा, खुद से ये प्रयोग नहीं कर रहा। हाँ हाँ, मन में सवाल आ रहा होगा, मैडम हम फ्यूचर में सिर्फ बोलेंगे और लिखा जाएगा, तो वो डिजिटलाइजेशन है, वो एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाएगी, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी हम ही कर रहे होंगे। वो टेक्नोलॉजी खुद से वर्क नहीं करेगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। ठीक है। तो कुछ अप्राणी ऐसे शब्द जो हम प्रयोग तो करते हैं पर उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। ऐसे ही कुछ पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में हमने बात की, जैसे नदियों के नाम, महीनों के नाम। महीनों के नाम में कौन आता है, पुल्लिंग। नदियों के नाम में कौन आता है, स्त्रीलिंग। इनमें अपवाद जो थे, अर्थात जो हमेशा पुल्लिंग में भी यूज होते हैं, फलों के नाम, महीनों के नाम, ये हमेशा पुल्लिंग में गिने जाते हैं। हाँ, जो लेडीज गहने पहनती हैं, औरतें गहने पहनती हैं, उनमें से बहुत सारे गहने जैसे नथ, कान के, मांग टीका आदि आदि, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने अकारांत, इकारांत, उकारांत, ये दोनों ही हैं। अब इनमें ऐसे कौन से शब्द हैं जो अकारांत, इकारांत या उकारांत से बने हुए हैं, उनको कौन से ऐसे शब्द हैं जो हम हमेशा पुल्लिंग में यूज करते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं।
तो इन सभी बातों को आप जानते रहिए, समझते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, फॉलो तो आपको करना ही करना है और सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आने वाली वीडियोस के बारे में पता लगता रहेगा। व्यूज़ का मतलब मैं आपको बोलती हूँ, व्यू करें या शेयर करें तो बिना पढ़े वीडियो को, बिना वीडियो को देखे बिल्कुल शेयर ना करें, बिल्कुल लाइक ना करें। पहले अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें, फिर लाइक करें। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, आंखों का तारा मुहावरा। किसी ने भी अभी तक कमेंट करके मुझे बताया नहीं। आंखों का तारा मुहावरा का मतलब है बहुत प्यारा। वाक्य में हम इसका प्रयोग करेंगे तो मोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है ना। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। कभी कभी थोड़े थोड़े प्रोवर्ब्स भी ले आएंगे। तो इन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिए, पढ़िए, समझिए और जो नहीं समझ में आता हमसे पूछिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं